अभय और विनय नाम के दो दोस्त थे। उन्हें नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन, विनय, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो कहीं घूमने चलते हैं। सही कहते हो, हम कल ही घूमने चलते हैं। विनय और अभय घूमते घूमते एक गांव तक आ पहुंचे। उस गांव में ज्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दोनों दोस्त गांव में सैर करने लगे और जंगल तक आ पहुंचे। वाह यार, क्या जगह है! हर जगह हरियाली ही हरियाली है। हाँ भाई, इस पूरे जंगल में घूम के आते हैं। वो दोनों बहुत दूर चले आए और उन्हें पता भी नहीं चला। अब आगे एक बहुत और गहरा समंदर था। इसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। यहाँ तो सिर्फ ये समुद्र है। अब हम क्या करें? विनय और अभय रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। उन लोगों ने अपने साथ खाने पीने की कुछ चीजें रख ली थी। वही उन लोगों ने खाया। मुझे लगता है जब तक हमें रास्ता नहीं मिलता, यही रुकना होगा। लेकिन हमारे पास तो खाने के लिए बहुत कम ही सामान है। इतने में कैसे यहाँ रहेंगे? अब और कुछ भी नहीं कर सकते हम। कुछ दिनों तक वो वहीं रहे। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और उन्हें बहुत जोरों से भूख लग रही थी। भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ कर। अरे, मैं क्या बोलूं? मेरी हालत भी तेरे जैसे ही है। उन दोनों से चला भी नहीं जा रहा था। भूख के मारे उनकी जान जा रही थी। अरे, अब हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मुझे तो मौत मेरे सामने दिखाई दे रही है। आखिर क्यों हमने घूमने का फैसला लिया? अब हम नहीं बचेंगे। कुछ दिनों बाद एक बैग तैरता हुआ समुद्र के तट पर आया। अरे देखो, सामने एक बैग आया है। कहीं उसमें खाना कुछ मिल जाए। अभय किसी तरह उठा और बैग उठाकर ले आया। बैग को खोला तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। बैग बिल्कुल खाली था। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इतनी जोर से भूख लग रही है, मुझे लगा इसमें खाने का कुछ होगा। कहाँ से मिलेगा खाना? मुझे खाना चाहिए। जैसे ही विनय ने यह कहा, बैग में खाना आ गया। विनय, देखो, इसमें तो खाना आ गया। विनय और अभय ने जल्दी जल्दी उसे खा लिया। वह कई दिनों से भूखे थे, इसलिए उन लोगों ने ढेर सारा खाना मंगवाया और जी भर के खाया। खाना खाकर कुछ घंटे आराम करने लगे। आराम करने के बाद उन्हें होश आया। अभय, लगता है ये कोई जादुई बैग है। तभी तो हमने जो मांगा है वो इस बैग ने हमें दे दिया। हाँ, जरूर ये जादुई बैग है। अब तो हम आराम से यहाँ कई दिनों तक रह सकते हैं। नहीं विनय, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यहाँ रहना सही नहीं है। कल सुबह ही हम रास्ता ढूंढने निकल जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रात का वक्त हो रहा था। अभय और विनय सो रहे थे। तभी वहाँ एक आदमखोर आ जाता है। उसके हाथ में बहुत ही बड़ा भाला था, जिसे देखकर अभय और विनय डर जाते हैं। ए इंसानों, उठ जाओ और मेरे साथ चलो। अरे, तुम कौन हो? अभी चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं सब बताता हूँ। ज्यादा बहस करोगे तो यही मार डालूंगा। भाला दिखाकर वह दोनों को अपने साथ ले जाता है। अभय जादुई बैग को अपने कंधे पर पहन लिया और उस आदमखोर के पीछे जाने लगा। आदमखोर उन दोनों को एक जगह ले आया और रस्सियों से बांध दिया। मैं तुम जैसे इंसानों को खाता हूँ। कई महीनों से मैं किसी इंसान को नहीं खा पा रहा हूँ। अब मिले हो तो एक साथ दो मिल गए हो। बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। यह सुन विनय और अभय बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। आदमखोर आग जलाता है और एक बर्तन चढ़ाता है। खाना बनाने की तैयारी में लग जाता है। विनय धीमी आवाज में अभय से बोलता है। अभय, अब हम कैसे बचेंगे? ये तो हमें खा जाएगा। अरे भाई,
ये जादुई बैग कब काम आएगा? रुक तो, देख अभी मैं क्या करता हूँ। अभय ने किसी भी तरह रस्सी खोल लिया और जादुई बैग से बोला। मुझे 2 तलवार चाहिए। बैग ने अभय को 2 तलवार दे दिया। जब तक आदमखोर बाकी तैयारियों में लगा था, तब तक अभय ने यह सब कर लिया। अभय ने विनय की रस्सी खोल दी। एक तलवार तू रख, एक मैं रखता हूँ। दोनों आदमखोर के पास आए। अरे तुम दोनों छूट कैसे गए? मैंने तो तुम्हें रस्सियों से बांधा था। अब तुम नहीं बच पाओगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। हमें चुपचाप यहाँ से जाने दोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। तलवार देखकर आदमखोर डर जाता है। ठीक है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगा। आदमखोर से बचकर वो दोनों भाग जाते हैं। हो, बाल बाल बच गए आज तो। ये सब इस जादुई बैग का कमाल है। चल अब हम घर चलते हैं, यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना मुझे। हाँ चल, हम बैग को भी अपने साथ ले चलते हैं। यह सुन बैग बोला, नहीं अभय, मुझे अपने साथ मत ले जाओ, मुझे वापस उसे समुद्र में डाल दो। मैं फिर किसी जरूरतमंद के पास जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं यहाँ से निकलने का रास्ता तुम्हें दिखा रहा हूँ, बैग से निकाल लो। बैग ने उन्हें एक नक्शा दिया, जिसकी मदद से वो दोनों वहाँ से निकल सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अभय और विनय दोनों ने जादुई बैग को वापस उसे समुद्र में डाल दिया और घर चले गए। जादुई अनार। किशन एक गरीब चरवाहा था। वह पहाड़ों के एक छोटे से गांव में लोगों की भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था। लेकिन इधर कई महीनों से वह बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था, क्योंकि लोगों ने जानवर पालने ही बंद कर दिए थे। चलकर शहर में कोई नौकरी ढूंढनी होगी, यहाँ तो कोई काम मिलता नहीं है। वह शहर की तरफ नौकरी की तलाश में पैदल चल पड़ा था। हाथ में सिर्फ एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था। जब भूख लगती तो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेता। वह चलते चलते थक गया था। एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई, अरे कोई है जो मुझे एक बूंद पानी पिला दे। किसी के खांसने की आवाज आई। उसने उठकर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह झट से गया और पास ही में बहने वाली नदी से पानी लेकर आया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उसमें कुछ अनार के बीज हैं। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। वह तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगे, लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। किशन ने जाकर देखा तो पेड़ के नीचे सचमुच गड्ढे में कुछ बीज थे। उसने उन्हें उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं इसी पेड़ की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था। उस समय से मैं बेसुध था। अभी बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए तुम्हें आवाज दी थी। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकला था, अब तुम्हारी ही नौकरी सही। घर आकर उसने अपने आंगन के एक कोने में बीज लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो वहाँ एक अनार का पेड़ उग गया था। वह बहुत खुश हुआ। ये अनार का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगी? तभी उसने देखा कि पेड़ की कुछ डालियों पर छोटे छोटे अनार लगे हैं। एक अनार नीचे गिरा था। उसने अनार तोड़कर देखा तो उस अनार के बीज सोने के थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पेड़ पर चढ़कर अनार तोड़ने की सोच रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, किशन, थोड़ा सब्र करो। जो अनार नीचे गिरेंगे वही उठाना।
थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। हाँ, इस पेड़ की जितनी अच्छी देखभाल करोगे उतने ही ज्यादा फल तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना ये बात किसी को पता ना चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर बाहर बैठ गया। उसी समय उसका एक पड़ोसी बांके आ गया। उसने जैसे ही उसे देखा, अरे किशन, तुम तो कल शहर कमाने गए थे, इतने जल्दी कैसे लौट आए? हाँ, गया तो था, पर रास्ते में ही कुछ तबीयत ढीली लगी तो लौट आया। अरे तबीयत खराब थी तो वैद्य जी को दिखा लिया होता। बांके चुपचाप चला गया, लेकिन सारे गांव में इस खबर का ढिंढोरा पीट दिया कि किशन वापस आ गया है। अब चलकर यहीं गांव में ही कोई काम ढूंढता हूँ। उसने जाकर उस दिन खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद पेड़ के पास गया तो कुछ अनार नीचे गिरे थे। जल्दी से उन्हें तोड़ा। अरे, ये तो कमाल हो गया! इन अनारों में भी बीज की जगह सोना है। वह तुरंत सोना लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया। उसको उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब तो वह बहुत खुश था। अब ये रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन हो गया। अब वह कहीं काम पर नहीं जाता था। उसके रहन सहन, उसके कपड़ों में तो बदलाव ही आ गया था। अरे, इस फक्कड़ की तो किस्मत ही पलट गई है। वह हमेशा इसी ताक में रहता कि किशन क्या करता है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में पहले उसने एक बॉल डाल दी। इसके बाद उसे उठाने के बहाने आंगन में कूद गया। वहाँ उसने देखा कि किशन पेड़ के नीचे से अनार उठा रहा है। ये अनार के फल है ना, कुछ हमें भी दे दो, मैं भी खा के देखूं कैसा है। किशन ने चुपचाप उसे अनार दे दिया। जब बांके ने अनार तोड़ा तो वह एक साधारण अनार था। शायद यही अनार बेचकर ही ये पैसे वाला बन गया है। लेकिन फिर भी वह सोचता रहा। अनार बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता, जरूर कुछ और राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने किशन को अनार से सोना निकालते हुए देख लिया। एक दिन रात को वह आंगन में कूद गया और उसने जैसे ही अनार के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही ऊपर से बहुत सारी पेड़ की डालियां चरमराई और उसके ऊपर गिर पड़ी। बचाओ, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब किशन सुबह उठकर आंगन में गया तो बांके को अचेत देखकर, अरे, तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई, मुझे बचा लो, पहले इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियां मेरे ऊपर गिर गई। मैं तो सिर्फ एक अनार तोड़ने आया था। अच्छा हुआ इसे उस दिन सोने के बीज वाला अनार नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी लकड़ियां हटाई और वो वहाँ से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं, नहीं तो इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। उसके जाने के बाद अब मुझे भी थोड़ी जमीन खरीद लेनी चाहिए। कितने दिनों तक दूसरों के मजदूरी करूंगा। एक दिन वह पैदल ही उसी पेड़ के पास जंगल में चल दिया। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूं और उन पर अनार के पेड़ लगा दूं। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर एक बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना ही दान पुण्य के कर्मों में पैसे लगाना, गरीबों की मदद करना। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर अनार के पेड़ लगवा दिए। कुछ जमीन पर एक पशुशाला भी बनवा दी। मुझे कितनी भी दौलत मिल जाए, पर मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक चरवाहा हूँ। उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। एक दिन जब वह रात में सोया तो उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि एक लड़की उसके घर के बाहर बैठी रो रही है। वह तुरंत बाहर गया। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं?
मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरा बापू 1 साल पहले ही चल बसा। मैं ऊपर वाली पहाड़ियों के उस पार रहती थी। इतना कहकर वह सिसकियां भरने लगी। अच्छा, तुम रोना बंद करो। चलो अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो। सुबह चलकर तुम्हारी माँ से बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है, लेकिन अब अपने घर नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, पहले अंदर तो चलो। कल सुबह पंचायत इस बात का फैसला करेगी। माधुरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है। सुबह ही किशन गांव के मुखिया के पास जाकर मुखिया जी को माधुरी के बारे में सब बताता है। ठीक है, उसको लेकर आओ, मैं पंचायत बुला लेता हूँ। किशन घर जाकर माधुरी, चलो पंचायत में जाना है। दोनों वहां जाते हैं तो पंचायत के लोग माधुरी से, तुम अपने घर चली जाओ बेटी, तुम्हारी माँ ने गुस्से में आकर निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, उसने मुझे कहा था कि मेरे बापू की तरह वो मुझे भी मरवाकर जंगल में अनार के पेड़ के नीचे गड्ढे में ढकवा देगी। किशन अनार के पेड़ का नाम सुनते ही समझ गया कि उसी अनार के पेड़ के बारे में बात कर रही है। तुम्हारी माँ की तो पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी, लेकिन तब तक तुम कहाँ रहोगी? मुखिया जी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूं। अरे वाह, इससे अच्छा क्या होगा किशन, लेकिन इसके पहले तुम्हें उसके गांव जाकर इसकी वास्तविकता जाननी होगी। जी मुखिया जी, तब तक इसको आप अपने घर में ही रख लीजिए। मैं आज ही जाकर पता लगाता हूँ। किशन माधुरी के बताए पते पर जाकर पूछताछ करता है तो सारी बातें सही निकलती हैं। अरे भाई, अच्छा हुआ वो लड़की गांव छोड़कर चली गई, वरना उसकी माँ अपने हाथों से उसका गला दबा देती। किशन वापस आकर मुखिया जी से सारी बातें बताता है। ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, कल तुम्हारा विवाह होगा और मैं स्वयं कन्यादान करूंगा। मुखिया जी, बस एक जीवन साथी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। उनका विवाह हो गया। दोनों बहुत खुश थे। किशन ने कई धर्मशालाएं, गरीबों के लिए अस्पताल और बहुत से कुएं खुदवाए। रोज सुबह वह खुद अपनी पत्नी के साथ अपने हाथों से दान देता। अब वह किशन सेठ के नाम से मशहूर हो गया। जादुई अनार ने उसके जीवन में खुशियां ला दी थी।